नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे उम्मीद है। तो देखिए, जैसा कि हमने बोले लास्ट क्लास में क्रैश कोर्स में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि चार्ज क्या है, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कूलम का नियम क्या है, जो कल की क्लास में आई होप आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और इसका नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। जरूर बनाइए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा आज तो कल आप सफलता जरूर पाइएगा। सफलता का छोड़िए, पहले आपका मन प्रसन्न रहेगा क्योंकि आपने मेहनत करके पास किया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बच्चे लोग कि हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो लास्ट क्लास में कूलम का नियम पढ़े, उसके बाद हमें अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने आपको बोला कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर, हाँ, हम लोगों ने बोला कि भाई साहब अगर दो चार्जेज है, एक प्लस चार्ज है और एक यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दो चार्जेज आपस में फोर्स लगाएंगे। थोड़ा मैं रिकैप करवा देता हूँ, आप सबको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 01 है, जिसका नाम है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, ये दो नाम है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इस चैप्टर के अंदर हमें दो टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। पहला का नाम था चार्ज, ओके, इसके बहुत सारे बात पढ़ चुके हैं, और दूसरा का नाम था कूलम्स लॉ। तो जो बच्चे भी अभी तक ये इसको नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वो दोनों वीडियोज को देख सकें। फिर ये तीसरा वीडियो आज का हमारे सामने स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया था, कल बताया था आपको कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो ये आपस में बल लगाता है। तो बल का जो फॉर्मूला था वो आया था K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। ठीक है, कल की कहानी में हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके थे। अगर आप इस K के जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था 1/4πε0 एयर मीडियम में। ठीक है, Q1 इंटू Q2 और बट्टे R²। तो इसका ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आपने लिखा है, क्योंकि आप सबको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहिएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वैसी क्वांटिटी जो डायरेक्शंस को अपने साथ सबमिट करता है, डायरेक्शन को अपने साथ रखता है, उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन को फॉलो करता है या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो फोर्स भी क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे करता है, तो अगर मैं आपको आदमी बोलेगा हमको धक्का दो, मतलब वो कह रहा है कि बल लगाओ, तो मैं पूछूंगा किधर से धक्का दूं, तो मैंने डायरेक्शन उससे पूछा ना। तो फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो आपने इसको लिखा है, तो आप तो केवल 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R², इससे तो आपको मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा, मतलब नंबर और यूनिट प्राप्त होगा। डायरेक्शन कहाँ कुछ पता चल रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है। तो हमने अभी क्या किया ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ दो चीजें मांगता है। एक तो मांगता है मैग्नीट्यूड, ओके, एक तो मांग रहा है मैग्नीट्यूड, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा प्लस में मांगता है डायरेक्शन। ठीक है, क्या मांगता है, डायरेक्शन। मुझे एक मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा मैं एक बार मोबाइल पे देख लूँ। कारण ये है ना कि कैमरा पे जाके देखूँ, क्योंकि मैं अकेला ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में हूँ कि नहीं हूँ। तो एक बार तब तक आप इसको देखिए। ओके, आ रहा है, सॉरी। तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर अपने साथ दो चीजों को रखता है, एक मैग्नीट्यूड को, एक डायरेक्शन को। तो देखिए, मैग्नीट्यूड तो हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, बस हमें क्या ऐड करना है, डायरेक्शन को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये चीजें वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर में। तो आप कहिएगा सर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया भी है, ठीक है, इसी साल आया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्शन के लिए क्या कीजिए। देखिए, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम ऑलरेडी निकाल के रख दिए हुए पहले कल वाली क्लासेस में। आप सवाल डायरेक्शन हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब हमें नहीं है। तो इसी चीज के लिए आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं अभी बता दूंगा, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर, आप कहिएगा सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो समझिए मेरी बात को। यूनिट वेक्टर एक प्रकार का वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यूनिट से ही पता चल गया होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन आपको देता होगा। तो वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो आपको केवल आइडिया देता हो किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो हमारी भी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि हम पहले से लाके उसको रखे हुए, हमको वो केवल क्या दे दे, डायरेक्शन। और ये भी कह रहा है कि भाई साहब हम आपके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे गुना करवाइएगा तो 1 से गुना होने पर संख्या वही रहेगा,
और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। और आप खोजने भी आए थे डायरेक्शन और हम दे भी रहे हैं आपको डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो ना कि फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ है उसको भी डायरेक्शन चाहिए और ये भी डायरेक्शन लेके घूम रहा है। तो ये क्यों ना हम इधर उधर भटकने से अच्छा है अपना डायरेक्शन इसी से मांग ले। तो यूनिट वेक्टर कहता है अगर आपको हमको लिखना है तो लिखने का एक तरीका होगा। क्या तरीका होगा, हमारे ऊपर कैप लगा दीजिए, टोपी थोड़ा स्टाइलिश है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैप लगा देते हो तो यूनिट वेक्टर कहता है कि किसी वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग दीजिएगा। ये परिमाण लिखने का तरीका होता है, किसी वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग दीजिएगा तो पता है ना 1 आएगा। तो किसी वेक्टर को उसी के परिमाण से भाग दिए तो 1 आ गया और प्लस में जो डायरेक्शन था वो जस के तस रह गया। तो बताओ ए कैप का फॉर्मूला क्या हो गया, ए वेक्टर बट्टा ए। ये ऑलरेडी 11th क्लास में था, बस मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा इस वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं उसको बता दूंगा। तो क्वेश्चन आया ए कैप बराबर ए वेक्टर बट्टा आर। अगर मैं इसको आर की तरह लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आर वेक्टर बट्टा आर। तो समझ गए होंगे कि हम जब भी यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट वेक्टर जैसे ही ऐड कीजिएगा तो आप क्या ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्शन। क्या ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्शन। तो चलिए ये तो मैंने आपको बताया बेसिक बात, उसको हटाइए। तो अगर मैं आपसे बात पूछूंगा कि भाई साहब वेक्टर अगर लिखना है तो बताओ फोर्स का, तो लिखूंगा ना एफ के ऊपर वेक्टर। क्यों, क्योंकि अब मैं फोर्स का कौन सा रूप लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म। तो बताओ तो एफ के ऊपर वेक्टर लग गया तो एफ का परिमाण कितना था, मैग्नीट्यूड कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 और बट्टे आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुमने यहाँ वेक्टर लगाया तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ आर है तो यहाँ भी लगा सकते हैं आर कैप। बन गया, देखिए कितना सिंपल तो है। तो कोई भी आपसे पूछता है कि भाई साहब अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे बउआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बट्टा आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर कैप। क्यों कैप लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या लगाना है बच्चे लोग, यहाँ वेक्टर। अगर ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, लेकिन अगर ये है तो फिर ये भी रहेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन करूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अब बट्टा आर स्क्वायर। और आर कैप की जगह आप ध्यान से देखिए तो बेटा हमने कैप की जगह ये बात लिखा है ना, आर कैप बराबर आर वेक्टर बट्टा आर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर वेक्टर बट्टा आर। यहाँ कैप था और यहाँ वेक्टर है, दोनों में अंतर है, देख लीजिए, है ना। तो अब अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बट्टा आर क्यू, 2 गो आएगा 3 गो और आर कैप मतलब कैप सॉरी आर वेक्टर। तो अब बताइए ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया कूलम्ब्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ गया वो, वेक्टर फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से कि हाँ भाई इसका ये फॉर्म था, हमको इसको वेक्टर लिखना था। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है। मैग्नीट्यूड का कार्यक्रम पहले हो चुका है, डायरेक्शन का कार्यक्रम यूनिट वेक्टर देगा, बस लाके ऐड कर दीजिए, कौन सा फॉर्म बन जाएगा वो, वेक्टर फॉर्म। मतलब कूलम्ब्स का ये कौन सा रूप है बच्चे लोग, वेक्टर फॉर्म। अगर यहाँ 1-2 लगेगा तो यहाँ भी 1-2 लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लिया जाएगा, ठीक है। बेसिक कोर्स है, अगर डिटेल में आओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए हमको बेसिक से पढ़ के आगे निकल जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर आपने हमको बता दिया वेक्टर फॉर्म, लेकिन अब बताइए एक चीज आता है, ये किसके द्वारा था। तो हम बोलेंगे दो चार्ज के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में जो बल लगता है वो इसको दिखाता है। तो आप कहिएगा क्या सर बल केवल 2 ही चार्ज के बीच में लगता है, क्या 2 चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो उसके द्वारा निकाल के दिखाइए। तो मैं बोलूंगा कि इसको मैं नाम दिखाऊंगा मल्टीपल चार्जेज, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, क्योंकि 2 के द्वारा यहाँ है और हमको मल्टीपल बहुत सारे चार्जेस के द्वारा हमें फोर्स को दिखाना है। तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस नाम से, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए या इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर
पोजीशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, या कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो आप कहिएगा सर ये क्या होता है, तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा पिक्चर आपको समझा दूं। देखिए ये क्या होता है, जरा समझिएगा बात को। ठीक, सबसे पहले मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे देखिएगा आप लोग, मान के चलिए ये Q1 है। आई एम सॉरी फॉर डैट बच्चों, क्योंकि आसपास थोड़ा सा शादी वादी हो रहा है तो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है बेटा, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, गाने वगैरह सब आते रहता है तो मेरे पास उतना एडिटिंग में नहीं आता कि नॉइस कैंसिलेशन ये सब करूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। जिस समाज में रहते तो उसका असर थोड़ा मोड़ा दिखता भी है। तो बेटा लोग ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इस तरह डॉट डॉट करते हुए हम Qn तक जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा घेर करके अलग कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है सो देखिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि इस तरह से वन चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, इस तरह डॉट डॉट n चार्जेस होंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, सभी चार्ज एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे। Q1 वाला Q2 को धक्का दे रहा होगा, Q2 वाला Q3 को धक्का दे रहा होगा, Q3 वाला Q1 को धक्का दे रहा होगा, सब एक दूसरे बिजी होगा। लेकिन हमें एक ऐसा चार्ज चुनना है जिस पर यह पता करना है कि बाकी सब मिलकर कितना बल लगा रहे हैं। ये भी लगा रहा है सब पर, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी सब मिलकर इस पर कितना बल लगाया। ठीक है, ये बात हमको जानना है। जैसे कि बात बताओ, मारपीट होता है, कुछ इधर से बच्चे गए, उधर से बच्चे गए, दोनों मिलकर आपस में मारपीट कर रहे हैं, कौन किसको मार रहा है पता नहीं। लेकिन अगर तुमको ये कैलकुलेशन किया जाए कि एक आदमी को पर्टिकुलर चुन लो कि इस आदमी को सबने मिलकर कितना मारा, ये भी तो मारा है बहुतों को, लेकिन ये देखा जाता है कि इस आदमी पर बाकी ने मिलकर कितना फोर्स लगाया, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो उसको बोलते हैं उस बच्चे को तुमने सुपर बना दिया कि ये सुपर आदमी था, इसको किसने मारा ये बता पहले। तो कहने का मतलब वही बात है कि हमको किसी एक चार्ज को सुपर बनाना पड़ेगा। तो हमने जो चार्ज को सुपर बनाया वो हमने मान लीजिए पहले वाले चार्ज को सुपर बना दिया कि हमको इस पे पता करना है कि बाकी से मिलकर कितना बल लगाया है। ठीक है, तो मान लो Q2 वाले ने Q1 को ढकेला, ठीक है ना, F1 पर 2 के द्वारा, मतलब पहले वाले पर बल लगाया गया, किसके द्वारा? दूसरे वाले के द्वारा। फिर 3 ने बल लगाया होगा 1 पर, किसने बल लगाया? तीसरे ने। फिर इस तरह n ने लगाया होगा, तो क्या बोलेंगे 1 पर किसने बल लगाया? n ने। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एक Q1 चार्ज पे आप देख रहे हो ना 3 बल लग रहा है। 3 क्या अनंत बल लग सकता है? तो हमसे पूछा जाएगा तब बताओ तो कि Q1 पर टोटल फोर्स कितना है। तो हम बोलेंगे बड़ी सिंपल बात कि F नेट बराबर किस पर? 1 पर। तो जितने भी बल इस पे लग रहे हैं उस सारे बल को हम जोड़ देंगे। तो मान के चलिए ये वहां पर लग रहा है 1 और 2, ये पहला बल लगा जो किसने लगाया? 2 ने। किस पर लगाया? 1 पर। प्लस 1 पर किसने लगाया? वो तीसरे वाले ने, तो 3 प्लस डॉट 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 ऐसा कितना लगाया होगा? L लगाया होगा। बस यही चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये भाई एक पॉइंट पर कितना बल होगा? तो बोलेंगे जितना बल लग रहा है ना सबको जोड़ दो। तो बोलेंगे क्या साधारण तरीके से? तो बोला अरे ऐसा नहीं है यार, पहले हो क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का जो वेक्टरिकल तरीका से होगा कि स्केलर तरीका से होगा? तो बोलेगा वेक्टर तरीका से होगा। तो बस हमने वेक्टर के तरीके से इसको जोड़ दिया, मतलब एक बिंदु पर बाकी ने मिलकर जितना बल लगाया उस सब को क्या कर दीजिए बच्चे लोग? जोड़ दीजिए। कहिएगा इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन इसी में छुपा हुआ है। कैसे? तो जरा इसको डेफिनेशन तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला जाएगा कि F नेट बराबर क्या होगा? तो बोलिएगा कि दिए गए चार्ज पे बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा, मतलब आसपास के जितने भी चार्जेस उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, बाकी सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा जो नेट बल लगाया गया वह बल बराबर होगा इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा लगाए गए सभी बल के वेक्टर योग के। ये योग मतलब जोड़ है और वेक्टर मतलब कौन सा जोड़? वेक्टर जोड़ के। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आई थिंक कितनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए मैं बोल के लिखवाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, net force act on given charge, net force act on given charge by the system of charges is equal to, by the system of charges is equal to
इज इक्वल टू vector sum of electric force which act by individual charges मतलब अलग अलग चार्ज लगाया है, individual charges. This law is called superposition principle of electric force. क्लियर है? ओके, इतना क्लियर है? चलिए एक बार आप इसको लिखने के बाद आप इस पिक्चर को बना लेंगे, ठीक है? बना लिया? चलिए अब क्वेश्चन आता है, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं वो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मुझे इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, ठीक? या जब भी आप लोग हेडिंग दीजिए तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ दे दिए, आप वीडियो रोक कर भी दे सकते हैं। हाँ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, पहला कहता है यहां पर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। अगर यह चार्ज रेस्ट में नहीं रहा तो ये मोशन में रहेगा, तो इसकी बीच की दूरी हमेशा बदलेगी। तो मोशन में रहने पर यदि इसकी बीच की दूरी बदल जाए तो भाई ये फॉर्मूला भी तो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ R पर भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी नहीं है, जब भी चार्ज होगा रेस्ट में होगा। तो बोल सकते हैं कि यह जब भी लागू होगा रेस्ट के लिए लागू होगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, तो it is only valid for two rest charges. आप कुछ लोग आकर के बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चारों ओर घूमता है, उसके बीच में लगता है। भाई वो जो मेन कोर्स में है ना, उस पर डिबेट करना, वो मैं अलग आपको हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है? यह किसके लिए वो लागू होता है, टू रेस्ट चार्जेस। क्लियर क्यों होता है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा लिखिए, और ये बात भी लिख लीजिएगा, ठीक? अब दूसरा लिखिए। दूसरा ये है कि वो मान के चलिएगा एक चार्ज यहाँ Q1 है, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ Q2 है। तो ये पॉइंट है, बिंदु। अगर तुम इसको बॉडी की तरह ट्रीट करोगे तो मान लो एक बॉडी है और एक बॉडी है और इस पे चार्ज दिया गया है, तो आप बताइए, तो मैं बोलूंगा कि चार्ज तो मुझे पता चल गया कि इस पर Q1 है, इस पे Q2 है, लेकिन दूरी कहाँ से लेंगे? तो आप बोलेंगे सर जी सेंटर से ले लीजिए। नहीं, ऐसा करोगे तो ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा और ये काफ़ी दूर हो जाएगा। ये आपको बड़ी डिफिकल्ट होगा ऐसा करने के लिए। इसका भी प्रोसेस है, आगे देखेंगे इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन से बाद में। आपके काम का ये है कि जब भी आप कूलम्ब का नियम लगाइए, ध्यान रखिए कि आपका चार्ज कैसा हो, पॉइंट हो। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा कि कूलम्ब का नियम ओनली वैलिड होगा किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के द्वारा। अगर इससे बड़े वाले के लिए चाहिए तो छोटा पार्ट काटिए, फिर इंटीग्रेशन, वो सब बाद में। तो आप समझ जाइए कि पॉइंट, जब भी ये कूलम्ब का नियम लागू होगा स्मॉल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के द्वारा। तो लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा लिमिटेशन है इसका, मतलब कहाँ तक ये काम कर सकता है, परिसीमा क्या है इसका। तो लिखिएगा कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, या पॉइंट चार्जेस। ओके, अब चलिए बच्चे लोग तीसरा लिमिटेशन क्या है इसका। तीसरा लिमिटेशन ये है कि यह बहुत ज़्यादा दूरी के लिए लागू नहीं होगा। ऐसा होगा कि एक चार्ज यहाँ हो और आपसे 10 किलोमीटर पर दूसरा चार्ज हो, तब उसे प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं। तो ये सेवरल किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर के लिए लागू नहीं होगा। तो लिखिएगा इट इज़ नॉट वैलिड फॉर सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस। लिखिए इट इज़ नॉट वैलिड फॉर सेवरल किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, चलिए अब चौथा देखिएगा। होता क्या है, मान के चलो मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस का, ठीक है ना। न्यूक्लियस में तो देखो, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। मान लीजिए मैं बात करता हूँ कार्बन का, तो कार्बन में C6 होता है, मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में कै गो प्रोटॉन है, 6 गो। तो अगर कूलम्ब के नियम का ये पालन कर रहा होता तो 6 गो प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकल जाता।
लेकिन रियलिटी में ऐसा हो रहा है क्या? नाभिक फट रहा है क्या? नाभिक स्टेबल होता है, ऐसा हो कोई आदमी चलते चलते फट जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो इससे ये लगा कि ओ लगता है नाभिक बहुत छोटा होता है, तो बड़ी कम डिस्टेंस के लिए ये काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर डिस्टेंस पर कूलम्ब का नियम लगता है कि फेल हो गया है। अगर लग रहा होता तो प्लस प्लस तो इसको बाहर निकल जाता। तो लिखिए अगला पॉइंट चौथा में, इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर डिस्टेंस और वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब के नियम के चौथा एप्लीकेशन था, मतलब चौथा लिमिटेशन था। तो आज हम लोगों ने सक्सेसफुली क्या किया है सो सुनिएगा। चार्ज खत्म कर लिया, चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ खत्म कर लिया, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स पे हम लोग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा छोटा है, होता है किसी दिन छोटा किसी दिन बड़ा। तो आज के सेशन में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पर जितने भी डीपीपी थे वो मैं करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, जितने भी बिहार बोर्ड के वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव वो मैं करवा चुका, आपको लेक्चर में दिख रहा होगा। और आज का डीपीपी जो कूलम्ब्स लॉ पर है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर है। ठीक है, तो ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए और जा करके वहां से आप उसको डाउनलोड करके उसको बनाइए। तो जब मैं कल आऊंगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए और जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ उसको बना दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसको जाइए और कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी टाइम और पैसा दोनों बचे। और ये बिल्कुल कंप्लीट होगा बेटा, बहुत लंबे समय से इंतजार था कि क्रैश कोर्स को स्टार्ट करें, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, आपकी टाइम की बचत है। तो बेटा आप इसको जाइए, फिर अगली मुलाकात आपसे करेंगे कल। और अगर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है, कोई अगर डाउट है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में भी जाकर पूछ सकते हैं, या आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसमें नंबर भी है तो आप वहाँ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर सभी को।